हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी फार्मासिस्ट का हम लोग यहाँ पर फार्माकोलॉजी के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जितने सारे अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर हम लोग 300 से 350 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना ज़्यादा टारगेट है। और अगर आप लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो सारा डिटेल समझ में आएगा। थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लेना तब भी इसको, क्योंकि ये पता चल जाएगा किन किन टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने टोटल केवल और केवल 12 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और भी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किए थे, इसीलिए केवल 12 क्वेश्चन कर पाए थे। आज ये हमारा आरआरबी फार्मासिस्ट का दूसरा पार्ट का ये वीडियो है। इसमें कोशिश करेंगे थोड़ा सा जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 13वां वाला, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज सेकेंड ड्रग मेटाबोलाइज रिएक्शन। इनमें से कौन सा ड्रग सेकेंड फेज का है जो कि मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन होता है, जैसे कि एसिटिलेशन, डायमेंशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। बताइए इनमें से कौन सा है सेकेंड फेज ड्रग मेटाबोलाइज रिएक्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो एसिटिलेशन। ये बात समझ गए आप लोग। इसी तरह से चलिए हम कुछ और भी अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में इनहेबिट हिपैटिक माइक्रोसोमल P450 रिस्पॉन्सिबल वेरफिन मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा है। सिमिटिडिन किसका मेडिसिन होता है, जल्दी से बताइए। गैस्ट्रिक होता है। रिफम्सिन ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के दिया जाने वाला ये मेडिसिन होता है। उसी तरह से इथेनॉल हो गया, फिनमोबारबिटाल हो गया, प्रोसिनामाइड हो गया। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिमेटिडिन। समझ गए आप लोग। इसी तरह से हम कुछ और भी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है वो है विथ रिगार्ड टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब कहा गया है नए ड्रग का जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो इनमें से कौन सा वो करेक्ट है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फेज 1 इन्वॉल्व होता है द स्टडी ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ नॉर्मल वॉलंटरीज बाय हाईली ट्रेंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। या फिर सेकेंड फेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ द न्यू ड्रग इन द लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट 100 से 5000 हु हैव द डिजीज टू बी ट्रीट। या फिर थर्ड फेज इन्वॉल्व होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्रग थेरापुटिक इंडेक्स, कंटिन्यूअस इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी, या फिर केमिकल एंटागोनिस्ट, या फिर सेकेंड फेज रिक्वायर्ड टू यूज पॉजिटिव कंट्रोल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर थोड़ा सा भी आप लोग समझेंगे, ये कह रहा है विथ रिगार्ड टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग। नए ड्रग का जब क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है फेज 1 इन्वॉल्व होता है द स्टडी ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ नॉर्मल वॉलंटरी बाय द हाईली ट्रेंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। कोई भी मेडिसिन जब मार्केट में लाना होता है तो वो तुरंत नहीं आता है, उसके लिए पूरी टेस्टिंग किया जाता है, पूरा रिसर्च किया जाता है, उसके बाद ये मार्केट में आता है। 16वां जो क्वेश्चन है वो है एनिमल टेस्टिंग ऑफ पोटेंशियल न्यू थेराप्यूटिक एजेंट क्या होते हैं। चलिए इनके ऑप्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एक्सटेंड ओवर ए टाइम पीरियड एट लीस्ट 3 ईयर इन ऑर्डर टू डिस्कवर लेट टॉक्सिसिटी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। वैसे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है द डोमिनेंट लीथल टेस्ट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ ए मेल एडल्ट एनिमल विथ ए केमिकल बिफोर मेटिंग द प्रेग्नेंट फीमेल इज लेटर एग्जामिन टू द फॉर द फेटल डेथ एबनॉर्मेलिटीज द डोमिनेंट लीथल टेस्ट देयरफॉर ऑफ ए टेस्ट। इनमें से कौन सा टेस्ट है। ये है टेरेटोजेनेसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, कार्किनोजेनेसिटी। इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तुरंत आप लोगों को पता चल जाएगा कि डोमिनेंट लीथल टेस्ट देयरफॉर इज ए टेस्ट ऑफ म्यूटाजेनेसिटी। मतलब इसका जो ऑप्शन बी है वो है करेक्ट। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है वो है द एम टेस्ट। एम टेस्ट जो होता है ये मेथड होता है डिटेक्ट करने के लिए किसको, कार्कोजेनेसिस इन रोडेंट, या फिर कार्कोजेनेसिस इन प्राइमेट्स, या फिर टेरेटोजेनेसिस इन एनी मैमल स्पीसीज, या फिर टेरेटोजेनेसिस इन प्राइमेट्स, या फिर म्यूटाजेनेसिस इन बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा देखेंगे आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है म्यूटाजेनेसिस इन बैक्टीरिया। मतलब ऑप्शन जो ई है इसका वो है करेक्ट। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है निकोटिनिक साइट जो कि इंक्लूड होता है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, जैसे कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल, या फिर एड्रिनल मेडुलरी सेल, या फिर पैरासिम्प्टोमेटिक गैंग्लिया, या फिर स्केलेटल मसल, या फिर सिमेंथिक
गैंग्लिया। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निकोटिनिक साइट्स इंक्लूड होता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। मतलब ऑप्शन ए जो इसका है वो है करेक्ट। देखिए अब आप सभी लोग अगर थोड़ा बहुत भी फार्माकोलॉजी पढ़े होंगे तो यहाँ पर यह अनुमान लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से, किन टॉपिक से, किन चैप्टर से बन रहे हैं। तो इसीलिए कहें जो लोग थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़े हुए हैं वो लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पूरा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये अनुमान जरूर आपको लग जाएगा। तो अगर आप थ्योरी भी नहीं पढ़े हैं तब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। उसी तरह से एक गुड एग्जाम्पल आप केमिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म का इनमें से कौन सा सबसे सही एग्जाम्पल है? हिपेरिन प्रोटामिन, या फिर प्रोटामिन एंड जिंक, या फिर हिपेरिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी बताइए केमिकल एंटागोनिज्म का सबसे सही एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? अगर हम बात करें इनमें से जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केमिकल एंटागोनिज्म का वो है हिपेरिन प्रोटामाइन। मतलब ऑप्शन ए जो है इसका वो है करेक्ट। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज ए प्रोड्रग दैट मच लेस टॉक्सिक, बहुत कम टॉक्सिक होता है इन मैमल देन इन इंसेक्ट। तो क्या होगा? एसिटोकोलिन या फिर बीथेनकोल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये कह रहा है लेस टॉक्सिक इन मैमल देन इन इंसेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एकदम ऊपर यही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एसिटिकोलिन। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि फेनिलएप्रिन का कारण क्या होता है? फेनिलएप्रिन का जो काजेज के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स इन दी नेजल म्यूकोसा, या फिर इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, या फिर इंक्रीज स्किन टेम्परेचर, या फिर मायोसिस, या फिर इनमें से सभी। फेनिलएप्रिन का कारण क्या होता है? फेनिलएप्रिन के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फेनिलएप्रिन का जो काज होता है वो होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स इन दी नेजल म्यूकोसा। मतलब ऑप्शन ए जो इसका है वो है करेक्ट। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है प्री ट्रीटमेंट एंड प्रोपेनॉल विल ब्लॉक विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्री ट्रीटमेंट जो होता है प्रोपेनॉल के साथ वो इनमें से किसको ब्लॉक करता है? मीथाकोलिन इंड्यूस्ड ट्रैकिकार्डिया, या फिर निकोटीन इंक्लूड हाइपरटेंशन, या फिर नॉरफेरिन इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया, या फिर फेनिलएप्रिन इंड्यूस्ड माइड्रेसिस। अच्छा आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये टैकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया ये दोनों चीज़ होता क्या है? अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा टैकिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, एक कमेंट जरूर करके बताना। अगर नहीं भी पता है इनके बारे में तो भी कमेंट कर देना कि नहीं पता है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेथाकोलिन इंड्यूस्ड टैकिकार्डिया। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है मोस्टली ड्रग रिसेप्टर आर। ड्रग रिसेप्टर होते हैं क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल विथ ए मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 100 से 1000। बिल्कुल गलत। लिपिड अरेंज्ड इन ए बाई लेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी नहीं होता। प्रोटीन लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन, या फिर साइटोसोल। तो ये है करेक्ट आंसर। ड्रग रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन आर इन दी सिस्टोसोल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, वो है विथ रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ए ब्लड इनटू टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, या फिर सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग इन द टिश्यू ऑफ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड एंड इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, या फिर साइज वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू एंड इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, या फिर इनमें से सभी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है रिगार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग द ब्लड टिश्यू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सभी करेक्ट है इनमें से। अब देखिए अगर आपको नहीं भी पता है तो वीडियो को रोक करके इनके बारे में पढ़ लेंगे तो 2-4 टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है वो है दी पीएच वैल्यू इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली एज। तो पीएच वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली किसके हिसाब से? इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके अगर ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दी पीएच वैल्यू इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली एज दी रेशियो ऑफ HOH कंसेंट्रेशन। समझ गए आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एट कोलिगेटिव। वो होता है
ओस्मिक प्रेशर, मतलब ऑप्शन 20 का जो है वो है करेक्ट। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी कोलिगेटिव के बारे में और भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो सॉल्यूशन होते हैं वो रिलेटेड होते हैं किससे, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन से, या फिर नंबर ऑफ आयन इन दी सॉल्यूशन से, या फिर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन दी सॉल्यूशन से, या फिर नंबर ऑफ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल इन दी सॉल्यूशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन दी सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन 20 का जो सी है वो है करेक्ट। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है द पीएच ऑफ ए बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेट विद दी, जो बफर सिस्टम के पीएच होते हैं उसको कैलकुलेट किया जा सकता है किसके साथ, नॉइस से, हेडनसन से, माइकल से, यंग इक्वेशन से, या फिर स्ट्रोक इक्वेशन से। तो ये कैलकुलेट किया जाता है हेंडरसन हेर्ट्ज़बर्ग इक्वेशन से। समझ गए, ऑप्शन 20 का है वो है करेक्ट। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, वो है विच मैकेनिज्म इज मोस्ट ऑफ्टन रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल डिग्रेडेशन। बताइए इनमें से मोस्टली कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चारों पांचों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें सोचना ही नहीं है, डिग्रेडेशन अगर लिखा हुआ है मतलब हाइड्रोलिसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप आप सभी लोगों को जितना क्वेश्चन बताया हूँ इनके अगर समझ में नहीं आया होगा, टॉपिक तो समझ में आया होगा किन किन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को 12 तक क्वेश्चन हो गए थे और 30 तक करवा दिया हूँ। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा के बस 10 मिनट 5 मिनट का टाइम देंगे तब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप बोर भी ना हो और कुछ क्वेश्चन को भी समझ लें। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये सीरीज चलता रहेगा, इसमें आप लोगों को 300 क्वेश्चन कराना है, इसीलिए वीडियो ज़्यादा आएंगे। तो आप सपोर्ट करेंगे तो डेली आएगा, जैसा आपका सपोर्ट रहेगा। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।